तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने हाइजीन्स के प्रिंसिपल को अच्छी तरह से पढ़ लिया और समझ लिया कि हाइजीन्स का प्रिंसिपल क्या था। अब हम हाइजीन्स के प्रिंसिपल के द्वारा जो इसके एक्सप्लेनेशन थे, जैसे रिफ्लेक्शन के एक्सप्लेनेशन और रिफ्रैक्शन के एक्सप्लेनेशन, तो उनको हम बारी बारी से समझेंगे। तो यहाँ पे हम देखने वाले जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, CBSE, UP बोर्ड और जो भी बोर्ड हो रहे हैं आपके एग्जाम के लिए, वो सारे बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाइजीन्स का प्रिंसिपल। और इसके उस पर जो बेस्ड है इसका एक्सप्लेनेशन, वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, रिफ्लेक्शन का एक्सप्लेनेशन। तो हम बात करेंगे, हेडिंग है हमारा हाइजीन्स का एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय द हेल्प ऑफ सेकेंडरी वेव थ्योरी, ठीक है ना। हाइजीन्स के सेकेंडरी बाय द हाइजीन्स सेकेंडरी वेव थ्योरी। तो हम हाइजीन्स की सेकेंडरी वेव थ्योरी बाय द हेल्प ऑफ हाइजीन्स सेकेंडरी वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग हम रिफ्लेक्शन का एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है ना। तो अब परावर्तन की व्याख्या हाइजीन्स के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। तो वही हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये डायग्राम किस तरह से बनाया जाएगा और ये बना कैसे है। तो सबसे पहले इसके कुछ शॉर्टकट्स तरीके भी हैं, वो शॉर्टकट्स तरीके मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि एग्जाम में जब भी इसके लिए देखिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि एग्जाम में आपका डायग्राम कितना ज़्यादा क्लियर है और जो थ्योरी हो रही है इसके अकॉर्डिंग हमारा डायग्राम सही बना है कि नहीं। तो एग्जाम में डायग्राम में अगर थ्योरी के अकॉर्डिंग बनाना चाहे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। थ्योरी अपने माइंड में रखिए, बट डायग्राम का जो रे बनाना होगा आपको, वो थोड़ा सा एक रट्टाफिकेशन भी याद रख लेंगे कि हाँ इसी तरह से हमें वे में बना देना होगा। तो वो क्या है, पहले पूरी बातें करेंगे, उसके बाद आप डायग्राम बनाने के तरीके बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जो आता है वो हमारा प्लेन वेव होता है। तो प्लेन वेव आएगा कहाँ, हमारा प्लेन मिरर पे। और मिरर से आपने देखा होगा कि प्रकाश जब मिरर पे, लाइट जब मिरर पे पड़ती है तो जिस एंगल से आती है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर हम इस थ्योरम को रे ऑफ लाइट वाला थ्योरी का, जो हमें इसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 2 होते हैं, ठीक है ना। तो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में मेन था, एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर, हमेशा इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के विल बी इक्वल टू में होता है, हमेशा बराबर होता है। उसी थ्योरी को, उसी प्रिंसिपल को अगर हम वेव कंसीडर करते हुए अगर एक्सप्लेनेशन कर देते हैं तो हम ये बता पाएंगे कि जो लाइट एज ए कंसीडर एज ए वेव, जो हाइजीन्स ने बताने की कोशिश किया था। तो यहाँ पे लेते हैं हम, यहाँ पे ये इंसिडेंट वेव है, तो इंसिडेंट प्लेन वेव होगा और वो प्लेन वेव कहाँ पे आ रहा होगा, हमारे प्लेन मिरर पे आ रहा होगा, जैसे हमारा लाइट रेज आता है। तो ऐसे ही हमारा इंसिडेंट वेव आया है, इंसिडेंट वेव आया, और इंसिडेंट वेव आने के बाद में इसके मैंने बोला था कि बहुत सारे प्लेन वेव होते हैं और प्लेन वेव कहाँ से आते हैं, किसी सोर्स से आते हैं। तो जैसा कि लाइट एक, जैसे हम कहें कि प्रकाश जो सूर्य से आ रहा है वो हमारा एक बड़ा सा सोर्स है और उससे ढेर सारे सोर्स हैं जो प्लेन वेव की तरफ बिहेव कर रहे हैं। तो प्लेन वेव के जो छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे वो अपने में से स्फेयर जनरेट करेंगे। तो आपको पता होगा कि हाइजीन्स के प्रिंसिपल में यही था कि जो ईच पॉइंट्स ऑफ सेकेंडरी वेव बिहेव लाइक ईच पॉइंट्स ऑफ प्राइमरी वेव बिहेव लाइक अ सेकेंडरी सोर्स और इट विल इमिट्स ए स्फेरिकल वेव। तो वो अपने में से क्या इमिट्स करते हैं, स्फेरिकल वेव इमिट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे ढेर सारे पॉइंट प्लेन वेव के आए हैं। ये जो लाइन दिखाई दे रहा है, ये वाला ए से लेकर बी तक का पॉइंट जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा प्लेन वेव है। तो प्लेन वेव का जो सबसे पहले पॉइंट यहाँ पहुँच रहा होगा, ये वाला पॉइंट पहुँच रहा होगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ये वाला, और सबसे बाद में जो आखिरी में पॉइंट पहुंचेगा, सबसे आखिरी में ये वाला पॉइंट कहाँ पहुंचेगा, हमारे क्यू पे पहुंचेगा। तो अब इस पहले आप शुरुआत में ही प्लेन वेव को पूरा पहुंचा दीजिए यहाँ तक। पहुंचाने के बाद में आप देखेंगे ये जब यहाँ पे पहुंच गया, कहाँ पे पहुंच गया, हमारे प्लेन मिरर पे पहुंच गया। तो ये अपने मतलब कुछ समय बाद में जब ये प्लेन मिरर पे सभी पॉइंट्स पहुंच जाएंगे तो ये अपने में से क्या इमिट करना स्टार्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू हाइजीन्स प्रिंसिपल। ये अपने में से वेव जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे जो स्फेरिकल वेव होंगे। तो ये अपने में से स्फेरिकल वेव, सबसे पहले ये वाला अगर पॉइंट पहुंचेगा तो ये स्फेरिकल वेव बनाएगा और ये स्फेरिकल वेव बनाने के लिए इसके ऊपर क्या बनाएंगे, स्फेरिकल वेव। सबसे पहले मैंने क्या बना दिया, स्फेरिकल वेव बना दिया। फिर ये वाला पॉइंट पहुंचेगा तो ये भी क्या बनाएगा, अपने में से स्फीयर बनाएगा। तो इस पे मैंने स्फीयर बना दिया। फिर ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंच रहा होगा और फिर इसमें मुझे क्या बनाना होगा, ये पॉइंट सब पहुंच रहे होंगे, मुझे इस पे क्या बनाना होगा, स्फीयर बनाना होगा। फिर ये वाला पॉइंट यहाँ पे पहुंच रहा होगा, इसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, स्फीयर बनाना पड़ेगा। और फिर ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंच रहा होगा तो मैंने इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, मुझे स्फीयर बनाना पड़ेगा। तो मैं इस तरह से इसकी स्फीयर बनाता चला गया। इन पॉइंट्स पे, इन सेकेंडरी पॉइंट्स पे जो हमारा प्राइमरी सोर्स था वो प्लेन वेव था। तो प्लेन वेव के सभी पॉइंट्स बिहेव लाइक अ सेकेंडरी सोर्स और इट विल इमिट्स स्फेरिकल वेव, और वो अपने में से क्या जनरेट करेंगे, स्फेरिकल वेव जनरेट करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे इसकी स्फेरिकल वेव बनाता चला गया। अब आप यहाँ पे करोगे क्या, हाइजीन्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वहाँ पे देखा था कि लास्ट में कुछ समय बीत जाने के बाद में एक टेंजेंट, उन स्फीयर्स पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया गया था, जो कि मैंने यहाँ पहले से ही टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रखा है।
देखिए ये टेंजेंट लाइन मैंने पहले से ही इस पे ड्रॉ कर रखा था और उसी पे मैं बनाता चला गया। तो आप भी इसी तरह से कंसीडर करेंगे और डायग्राम को इसी तरह से बनाएंगे। सबसे पहले आप टेंजेंट लाइन ही ड्रॉ कर दीजिएगा। टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने से आपको ये होगा कि आप उस पर आराम से स्फीयर बना सकते हैं, और जब स्फीयर आराम से बन जाएगा तो वो जो डायग्राम बनेगा आपका एक्यूरेट एग्जिट एकदम प्योर सही होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप अपने डायग्राम को परफॉर्म करेंगे, आप सही करेंगे। यहाँ पे कहीं भी किसी भी जगह पे गलत नहीं होगा। अगर आप स्फीयर बनाते तो स्फीयर थोड़े से आपसे बनने में थोड़े से प्रॉब्लम होते, मतलब स्फीयर बनते तो सही बनते, कुछ स्फीयर छोटे बनते, कुछ बड़े बनते, आपको टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने में वहाँ पे प्रॉब्लम होती। इसलिए हमने पहले से ही यहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लिया था और उसी को मैं ईच पॉइंट्स ऑफ सेकेंडरी वेव प्राइमरी वेव बिहेव लाइक सेकेंडरी वेव एंड इट विल इमिट्स अ स्फेरिकल वेव, और उस पर मैंने क्या बना दिया, स्फेरिकल वेव बना दिया, और कुछ समय बाद उस पर मैंने क्या खींच दिया, टेंजेंट लाइन खींच दिया। लेकिन आप ये टेंजेंट लाइन पहले से खींच के रखेंगे। तो ये जो टेंजेंट लाइन होगा यही हमारा क्या होगा, न्यू वेव फ्रंट अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, और इसी न्यू वेव फ्रंट को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड वेव। अगर हम ये जो प्लेन वेव आ रहा था ये इस पे इंसिडेंट कर रहा था, इसलिए इसको आई इंसिडेंट एंगल बोलेंगे। और ये जो हमारा वेव बना है, नया वेव जो बना है, न्यू वेव बना है, ये पी और क्यू वाला जो नया वेव बना है हमारा, ये हमारा रिफ्लेक्टेड की तरह शो कर रहा है, इसलिए इसका एंगल क्या होगा, आर, रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं AB इज कॉल्ड प्लेन वेव एंड इट विल मेक्स एंगल आई, उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट एंगल, और विद सरफेस के साथ जो बन रहा है वो आई है, ठीक है ना। each points behave like a secondary source and each reach first to surface, ये फर्स्ट सरफेस पे फर्स्ट पहुंचेगा, and it will emit a spherical wave front according to Huygens principle, और according to Huygens principle ये अपने में से spherical wave जनरेट करेगा। और few time later टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद में टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद में जो नया बनेगा वो हमारा न्यू वेव फ्रंट होगा। चाहे तो आप अपनी थ्योरी में इस डायग्राम के बाद में जो थ्योरी लिखना चाहते हैं आप पूरा का पूरा हाइजेंस प्रिंसिपल ही यहाँ पे लिख सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको समझाया हाइजेंस प्रिंसिपल लिख दीजिए, ज्यादा थ्योरी लिखने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आपको हाइजेंस प्रिंसिपल आता है तो हाइजेंस प्रिंसिपल यहाँ मेंशन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो फिनोमिना हो रहा है वो हाइजेंस प्रिंसिपल का ही फिनोमिना हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डायग्राम, हम डायग्राम की बात करेंगे। डायग्राम में क्या हो रहा है हमारे पास, तो डायग्राम में हमारे पास यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बने हुए हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास ABQ दिखाई दे रहा है और एक APQ। तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, और इन ट्रायंगलों को हम लेते हुए अपने हम वेव थ्योरी को प्रूव करेंगे। लाइट ऐसे कंसीडर एज रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन को प्रूव करेंगे। तो रिफ्लेक्शन में यही दिखाना होगा कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। एक बात मैं आपको यहाँ और बताना चाहता हूँ मैं कि जब ये पॉइंट जितने समय में आया ए से, मतलब इनका जो डिस्टेंस होगा बी से लेके क्यू का जो डिस्टेंस होगा और पी से लेके जो ए का डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। इन दोनों का डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस इसलिए सेम है क्योंकि इनका वेलोसिटी और टाइम जो स्पीड है और जितना उनका स्पीड और टाइम का रेशियो क्या है, सेम है। स्पीड और टाइम का रेशियो सेम है और इसका भी स्पीड और टाइम का रेशियो सेम है, तो इनका दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि BQ जो है और PA जो है ये दोनों कॉमन साइड है, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि इनकी जो डिस्टेंस ट्रेवलिंग जो डिस्टेंस है, जितनी स्पीड में डिस्टेंस कवर किए हैं उन दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो यहाँ पे ये B और Q का डिस्टेंस और P और A का डिस्टेंस क्या आपस में सेम है। B बराबर होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम का रेशियो हर वक्त क्या सेम है, और यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम का रेशियो क्या सेम है, इसलिए इन दोनों का डिस्टेंस जो आ रहा है वो सेम है, क्योंकि जितने समय में यहाँ से यहाँ पहुंचा है उतने समय में यहाँ से यहाँ पहुंचा है। तो इन दोनों का जो टाइम का रेशियो और जो वेलोसिटी का रेशियो सेम है, जिसकी वजह से यहाँ पे डिस्टेंस दोनों का कवरिंग डिस्टेंस जो है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ बात कर लेते हैं प्रूफिंग में इस कंडीशन के। तो दोनों ट्रायंगल को लिया और सबसे पहले हमने बात किया कि इन दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो दोनों सेम है, AQ बराबर AQ। पहले वाले ट्रायंगल के लिए भी हमारा जो बेस है वो AQ है और दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए भी जो बेस है वो AQ है। तो यहाँ से हमें मिला कॉमन साइड, मतलब हमें साइड मिला, यहाँ से हमें क्या मिला, साइड मिला। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे APQ और AQB जो हमारा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन होती है कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल अकॉर्डिंग 90 डिग्री के दोनों जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री का ये भी यहाँ पे 90 क्रिएट कर रहा है और ये यहाँ पे 90 क्रिएट कर रहा है। तो ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पे हैं और ये 90 डिग्री पे है, इसलिए यहाँ पे हमें एक एंगल मिल गया, ठीक है ना। अब उसके बाद में बात करेंगे कि मैंने पहले बता रखा कि BQ वाला साइड PA के साइड के बराबर है, मतलब इन दोनों का जो डिस्टेंस कवरिंग डिस्टेंस है वेव का यहाँ से यहाँ तक आने में डिस्टेंस और वेव के यहाँ से जाने में डिस्टेंस, वेव के B से Q तक आने में जो डिस्टेंस है और वेव के A से P तक जाने में जो डिस्टेंस है वो दोनों क्या है, सेम है। अगर इन दोनों का डिस्टेंस सेम है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एक साइड यहाँ से मिल गया हमारा
कॉमन साइड। और हम अकॉर्डिंग टू SAS प्रिंसिपल से हम यहाँ पे ये प्रूव कर पाएंगे कि APQ विल बी इक्वल टू ABQ। अगर ये दोनों कंग्रुएंट्स हो गए हमारे पास, तो हमारा ये दोनों कंग्रुएंट एंगल है, तो अगर हम यहाँ से मिला हमारे पास साइड एंगल और साइड, तो साइड एंगल साइड से हम ये भी कह सकते हैं कि इनके एंगल भी आपस में क्या होंगे, इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के जो एंगल क्रिएट हुए हैं वो एंगल भी आपस में क्या बराबर होंगे। मतलब एंगल I जो होगा वो एंगल R के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो दिखाई दे रहे हैं हमारे पास कंग्रुएंट्स हैं। तो इनके एंगल हमें साइड एंगल साइड प्रिंसिपल से हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल I विल बी इक्वल टू एंगल R। और इस तरह से हमारा रिफ्लेक्शन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे लाइट को एज अ वेव कंसीडर करते हुए हाइजेंस ने रिफ्लेक्शन की थ्योरी को एक्सप्लेन कर दिया। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए।